شما یه فئه قلیله‌ای هستید، توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو، انگلیس و بعضی‌های دیگه. پس اون وعده دیگر هم که محو اسرائیل، او هم قابل تحقق. تشکیل فلسطین من البحر الی النهر، انشاءالله اون روز رو هم خواهید دید. و انشاءالله سترون ذلك इंशाअल्लाह मान इंशाअल्लाह सही है। नमस्कार दोस्तों, आई होप आपने स्टार्टिंग में ये वीडियो देख ली होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से सीधा सीधा अयतुल्ला अली खमेनी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो हमास के जो पॉलिटिकल लीडर है इस्माइल हानिया, उसके साथ मुलाकात कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर में आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने सीधा सीधा इजराइल को एक तरीके से धमकी दे दी और हमास के लीडर से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि किस तरीके से इजराइल को एलिमिनेट किया जाए। उसके ऊपर उन्होंने बात करी। उसमें उन्होंने कहा कि अगर भगवान की मतलब ऊपर वाले की इच्छा होगी तो इजराइल बहुत जल्दी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो पूरी मीटिंग आप देख रहे थे, ये मीटिंग एक्चुअली में तब हो रही थी जब जो इब्राहिम रईसी की डेथ हुई है, उनका फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा था। उस फ्यूनरल प्रोसेशन में जितने भी ईरान के जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, जो पॉलिटिकल, जो उसने छोटे छोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए हैं, और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो लीडर्स थे, उनका पूरा एक कन्फेडरेशन वहाँ पर पहुँचा हुआ था, और वो सब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी से उन्होंने मीटिंग करी। अब इस मीटिंग में सबसे खास तौर पर आपने सुना भी होगा, जो वीडियो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी उसमें उन्होंने साफ साफ कहा, और ये सब कुछ ऑन मीडिया, ऑन कैमरा हो रहा है। आप सोचो, कैमरा उनके सामने लगा हुआ है और वो ऑन कैमरा अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। हालांकि उसका ट्रांसलेशन नीचे हमने दिया हुआ था उसमें, तो उसमें वो कह रहे हैं सीधा सीधा कि जो ज़ायनिस्ट पावर है, ज़ायनिस्ट पावर, ज़ायनिस्ट एंटिटी से उनका सीधा मतलब क्या है, इजराइल जो है उसको अब उसका वक्त आ गया है और उसको पूरी तरीके से जो है एलिमिनेट करने का समय आ चुका है। अब ये इजराइल की सिक्योरिटी, इजराइल के जो सिविलियंस की सिक्योरिटी है, उसको ये सीधा सीधा थ्रेट देने वाला काम इजराइल के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी ने कर दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने आगे एक और चीज़ बोली कि जो हमारा पूरा मकसद था, मकसद क्या था कि फ़लस्तीन को, हमें इस पूरे इशू को, फ़लस्तीन के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करनी है, ताकि पूरा मीडिया कवरेज इसको मिले, ताकि हर जगह पर इसकी डिमांड उठे, लोग इसकी डिमांड को समझ पाएँ। ये उनका मेजर इशू था। उन्होंने खुद अपने मुंह से ये चीज़ कही कि अब आप देखो कि यूएस यूनिवर्सिटीज़, जो यूएस हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करते आया है, उसी यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में ये प्रोटेस्ट उठ रहा है, जहां पर लोग पैलेस्टीन स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। और सिर्फ यूएस नहीं, जापान में भी उन्होंने कहा, जो जापान हमेशा से सपोर्ट करता है किसको, इजराइल को, वो जापान जो कि हमेशा यूएस के पावर ब्लॉक में रहता है, उस जापान के अंदर भी पूरे प्रॉपरली एक डिमॉन्स्ट्रेशंस निकाला जा रहा है पैलेस्टीन के सपोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा इशू किस तरीके से इंटरनेशनलाइज हो गया है। यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में इशू उठ रहे हैं, इवन यूएस तो छोड़िए, यूके की यूनिवर्सिटीज़ में भी इशू उठ रहे हैं, फ्रांस की लाइब्रेरी में इश्यूज उठे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जापान के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेशन, बिल्कुल ऑन रोड पर डिमॉन्स्ट्रेशंस निकाले गए कि पैलेस्टीन की स्टेटहुड लाना चाहिए, पैलेस्टीन को एज अ स्टेट वहाँ पर स्थापित कर देना चाहिए। तो यही चीज़ उन्होंने अयतुल्ला अली खमेनी ने हमास के पॉलिटिकल लीडर से कही कि हम बहुत क्लोज हैं अपने मकसद को पूरा करने के, और आप जो काम कर रहे हो, आप एक बहुत छोटे ग्रुप हो और आपने बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को हरा दिया। तो इसमें उनका कहने का मतलब साफ था कि आपने यूएस, नेटो, आपने यूएस के पीछे नेटो, इजराइल, सबको एक बार में डिफीट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 7 अक्टूबर का जो पूरा अटैक हुआ था उसके बारे में बोला। 7 अक्टूबर के अटैक में आपको पता है कि 1400 से 1500 सिविलियंस की उसमें डेथ हो गई थी, जो कि इजरायली सिविलियंस थे, कुछ बाहर के लोग भी थे उसमें, और कई सारे लोगों को उसमें हॉस्टेजेस भी बना लिया गया था। उस पूरे अटैक को अयतुल्ला अली खमेनी, हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया से कहते हैं कि वो हमारा एक सक्सेस था, उसमें हमने डिफीट कर दिया इजराइल को। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। आपने खुद भी ये पूरी स्पीच, जो पूरा मतलब स्टार्टिंग था वीडियो का, आपने देख ही लिया होगा, आप अच्छे से जज कर पा रहे होगे। 7 अक्टूबर के जो अटैक थे जिसमें सिविलियंस की डेथ हुई, क्या आप उसको एक सक्सेसफुल मानोगे? जहाँ पर आप सिविलियंस को कैजुअलिटी कर रहे हो, उसको आप किस तरीके से प्रेस कर सकते हो? जिस हमास ने ये पूरी अटैक किया था, उस हमास को आप प्रेस कर रहे हो। खैर, ईरान ने तो हमेशा से हमास को सपोर्ट किया ही है, तो उनका बनता भी है प्रेस करना। खैर, तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बोली। और उसके बाद जो ये पूरा प्रोसेशन हो रहा था, इसमें सिर्फ हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया ही नहीं मौजूद थे, बल्कि उनके साथ साथ इसमें जो
टेरर ग्रुप है लेबनान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हिजबुल्लाह नाम का, वो टेरर ग्रुप के जो ऑफिशियल हैं नाइम कासिम, वो नाइम कासिम भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था। और उसके साथ साथ जो हूदी रिबल्स है उसका भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर पहुँचा हुआ था। आप समझ लो कि ये सारे जो ईरान का अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, इस सब के लीडर बाकायदे ऑन कैमरा ऑन मीडिया वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और ये सब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंटेड मतलब अपराधी हैं, उनको उनके खिलाफ वारंट है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। और खुलेआम ये लोग ईरान के अंदर में घूम रहे हैं, ईरान के प्रेसिडेंट के इब्राहिम रईसी के फ्यूनरल प्रोसेशन में बिल्कुल ऑन कैमरा स्पीचेस दे रहे हैं बाकायदे। तो आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड ऑर्डर की क्या स्थिति है, कितना रेलेवेंस है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। अब इसी में मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के एक और केस पर लाना चाहूँगा। ये केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलाया किसके खिलाफ गया था? बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के खिलाफ। ये आपको फोटो दिख रही है, यहाँ पर योआव गैलेंट हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के इस समय पर। और कहा जाता है कि जो 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था उसकी पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल दी गई थी कि ये पूरी तरीके से फेल हो गया, इनकी इंटेलिजेंस पूरी तरीके से डिफेंस मिनिस्टर की फेल हो गई थी। उसके बाद बगल में तो आपको बेंजामिन नेतन्याहू दिख ही रहे हैं, ये तो किसी खैर परिचय के मोहताज हैं नहीं। तो इन दोनों के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाया गया। एक्यूजेशंस इनके खिलाफ क्या थे? इन दोनों के खिलाफ एक्यूजेशन ये थे कि स्टारवेशन के लिए मजबूर किया लोगों को, मतलब जो भुखमरी है गाजा स्ट्रिप के अंदर में, तो उसका एक स्टारवेशन का इनके ऊपर एक्यूजेशन है। दूसरा विलफुल किलिंग का है कि ज़बरदस्ती जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस थे उनको टारगेट किया गया, उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं की, उनको इवैक्यूएट कराने की कोई कोशिश नहीं की गई। एक्सटर्मिनेशन के भी चार्जेस इनके ऊपर सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पूरा केस चलता है और केस में इन दोनों के खिलाफ जो क्रिमिनल कोर्ट है वो वारंट इशू कर देता है और उस वारंट के थ्रू एक लुकआउट नोटिस भी इशू कर देता है कि इनको जहां भी देखा जाएगा वहां पर इनको तुरंत ही अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये लोग ऑफेंडर हैं, यानी कि क्रिमिनल हैं, घोषित क्रिमिनल हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा, बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट। जैसे ही ये डिसीजन आता है उसके बाद आप देखो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सारी विजिट्स को कैंसिल कर दिया। वो कहीं भी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस या मीडिया के सामने भी उतना नहीं आ रहे हैं। वो ट्विटर के थ्रू अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। वो उन्होंने कोई फॉरेन ट्रिप अपनी सारी की सारी कैंसिल कर दी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के बाद। वहीं दूसरी तरफ एक केस और चलाया गया इसी केस के पैरेलल में। वो केस चलाया गया इस्माइल हानिया जो कि हमास का पॉलिटिकल लीडर है और उसके साथ साथ याया सिनवार जो कि हमास का हेड है गाजा के अंदर में। गाजा स्ट्रिप में जितनी भी हमास की एक्टिविटी होती है वो याया सिनवार मतलब कि ये पर्सन लगातार अपने अंडर में ही चलवाता है। तो याया सिनवार के ऊपर केस चला, ये इस्माइल हानिया आपको दिख रहा है इसके ऊपर केस चला और उसके साथ साथ एक पर्सन और था जिसका नाम था मोहम्मद दीफ, ये हमास का जो मिलिट्री विंग है उसका लीडर है, इसके खिलाफ भी केस चला। इनके ऊपर क्या एक्यूजेशन थे? ये केस भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ही चल रहा था। इनके खिलाफ क्या एक्यूजेशन थे? इनके खिलाफ भी सीरियस एक्यूजेशन थे कि एक्सटर्मिनेशन के चार्जेस लगे इनके ऊपर, रेप और सेक्सुअल वायलेंस के भी चार्जेस लगे इनके ऊपर और ये सारे चार्जेस 7 अक्टूबर वाली घटना को लेकर के लगे गए। तुरंत ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके खिलाफ भी वारंट इशू किया और लुकआउट नोटिस जारी किया। और ये लुकआउट नोटिस की आप स्थिति समझिए इससे कि यही जो इस्माइल हानिया पॉलिटिकल लीडर है, जो हिजबुल्लाह का वो घोषित अपराधी है नाइम कासिम, ये सारे अपना कन्फेडरेशन बना करके ईरान में पहुंचे हुए हैं। बाकायदे ये आप देख रहे हो इस इमेज में कि ईरान में जा करके ये स्पीच भी दे रहा है और उसमें इजराइल को उल्टा धमकी भी दे रहे हैं ये लोग। और इसमें अयतुल्ला खोमेनी भी इनके साथ में इनको बोल रहे हैं, इनको आदेश दे रहे हैं कि भाई इसराइल को जल्दी से एलिमिनेट कर दो। अब इस ज़ायनिस्ट एंटिटी का जो अस्तित्व है उसको पूरी तरीके से हमें ख़त्म करना है, हमारा जो मकसद है उसमें हम ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि अब पूरे इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN, लाइक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑल्सो, इन सब की रेलेवेंस कितनी बची हुई है। और इसीलिए कश्मीर का इशू जब इन सब जगहों पे उठाते हैं ना UN के अंदर में यहाँ पर, तो इंडिया बहुत सीरियसली नहीं लेता उसको। आप देखो कि मॉक करते हैं, मतलब जयशंकर साहब को आपने देखा होगा कि कई बार मॉक कर देते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। तो वो मॉकिंग करने का जो आइडिया है वो एक्चुअली यहीं से निकल करके आता है कि भाई आपने किसी को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का घोषित अपराधी ऑफेंडर बनाया हुआ है और वो बंदा ईरान के अंदर में वहाँ के सुप्रीम लीडर से, रिकॉग्नाइज सुप्रीम लीडर से जा करके मिल रहा है और ऑन कैमरा मिल रहा है और बाकायदे वहाँ पर प्रोसेशन के अंदर में अपनी स्पीच भी दे रहा है और उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन द प्रेजेंट डे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, आपको ये वीडियो भी पूरी समझ में आ गई होगी। अब वीडियो में को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो अनअकैडमी टीम ने इस बार UPSC CSE 2023 में 300+ से भी ज़्यादा सेलेक्शंस दिए थे और उसमें हमारे जो ऑल इंडिया रैंक 1 है आदित्य श्रीवास्तव सर, वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे, वो भी उसमें इंक्लूडेड थे। तो ये जो हमारी सक्सेस है इसको अनअकैडमी टीम अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहती है बल्कि अपने व्यूअर्स के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहती है।
इसीलिए हमने यूपीएससी सीएससी की जो कोर्स फीस थी 15 मंथ्स के कोर्स की, उसको कम करके सिर्फ और सिर्फ 29,999 आपके लिए कर दिया है। मतलब आप पूरे यूपीएससी सीएससी के तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की सिर्फ और सिर्फ 29,999 रुपए में कर पाओगे। सिंपली आपको जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको यूज करना है APYT10। APYT10 जैसे ही आप यूज करोगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा और फिर आप कोर्स को परचेज कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।